हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 5। सब्जेक्ट हमारा बायोटेक्नोलॉजी। प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में, तो जाके इस वीडियो को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जो 5 है इसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है पूरा, तो इसमें हम कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज हम करते हैं वेरियस टाइप की इंडस्ट्रीज में। ओके, तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी करते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग हो गई है ना, डिटर्जेंट्स बनाने में, बायोफ्यूल्स बनाने में। तो इस तरह की जो अलग अलग जो इंडस्ट्री रहती है, तो वहाँ पे हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। ओके, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? इनका मेन काम रहता है रिएक्शंस को स्पीड अप करना, है ना। और जो सबस्ट्रेट के साथ जब ये बाइंड करते हैं, तो सबस्ट्रेट को क्या है, ये प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं बिना अपने आप को कंज्यूम किए हुए, है ना। तो बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि काम कैसे करते हैं। तो जैसे लोहार को क्या है, अगर हम एंजाइम मान लें, तो जो लोहार होता है तो वो क्या करता है कि उसके पास कोई भी मटेरियल आता है, कोई भी लोहा वगैरह आता है, तो क्या उसको पिघला के कोई एक बढ़िया दूसरा कोई प्रोडक्ट बना देगा। तो इसमें क्या है, उसने उस लोहे को क्या अलग प्रोडक्ट में चेंज तो कर दिया, लेकिन खुद का उसका कुछ नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है। एंजाइम्स भी क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं कि जब भी कोई सबस्ट्रेट उसके पास आता है, एंजाइम्स के साथ अटैच होता है, तो वो क्या उस सबस्ट्रेट को जो है किसी प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं रिएक्शन करवा के, लेकिन खुद वो कंज्यूम नहीं होते हैं। जो एंजाइम रहता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो चैप्टर की अगर हम बात करें, तो वेरियस टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, और हम उन एंजाइम्स को यूज करते हैं वेरियस टाइप की जो इंडस्ट्री रहती है। ओके, तो इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो माइक्रोब्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड विद इन आवर बॉडीज। ओके, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, यानी आप इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के, और ये क्या है, हर जगह मिल जाते हैं, है ना। अगर आप अर्थ पे जिस भी जगह पे जाते हो, पानी के अंदर जाते हो, सॉइल के अंदर अगर आप खुदाई करते हो, एयर में अगर आप देखते हो, या फिर इवन हमारी जो बॉडी होती है, तो उसके अंदर भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा बात करें माइक्रोब्स के और कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये जो है काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, है। इनका साइज उससे इतना छोटा होता है कि इनको क्या हम बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। तो ये क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि बहुत ही बेसिक सी है। आप जानते ही होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते, इसके लिए आपको क्या है, जो माइक्रोस्कोप रहता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो क्या एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे कि इस चैप्टर में हम जो क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। इसके अलावा जो एंजाइम्स रहते हैं, जो क्या है माइक्रोब्स के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, तो इन एंजाइम्स को हम जो किस तरीके से यूज करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, चलिए तो हम कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जो माइक्रोब्स होते हैं, तो एल्गी के बारे में आपने सुना होगा, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ हो गया, वायरसेज हो गए, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, तो ये क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इस तरीके के क्या है माइक्रोब्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम माइक्रोब्स के यूज के बारे में बात करते हैं कि इंडस्ट्री में हम इनका यूज कैसे करते हैं माइक्रोब्स का। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की, यानी जो फूड बेवरेजेस होते हैं ना, जैसे कोका कोला हो गया, बियर्स वगैरह हो गई, है ना। इसके अलावा विस्की, वाइन, रम, तो इस तरह की जो फूड बेवरेजेस होते हैं, तो उसमें क्या है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनका काफ़ी यूज किया जाता है। और एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम जो है ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड फंगस होता है जो कि है वेरियस बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, नॉर्मली क्या है, जैसे आपने ब्रेड वगैरह देखे ना, तो ब्रेड को बेक करने के लिए, है ना। इसके अलावा जो शुगर्स को हम एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें भी क्या ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम यीस्ट की बात करें, तो बेसिकली क्या है, मेन काम इसका फर्मेंटेशन का ही रहता है। चाहे हम ब्रेड बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, या फिर हम विस्की, जो है वाइन, रम, हम कुछ भी बना रहे हो, तो इस तरह के जो फूड बेवरेज होते हैं, तो इसमें क्या है ईस्ट का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली बियर, ब्रांडी, रम, वाइन, विस्की, तो इस तरह के जो बेवरेजेस होते हैं, तो ये क्या है फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो इसमें क्या है, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एक मोस्ट कॉमन जो माइक्रोब होता है ईस्ट, है ना। तो ये क्या एक सिंगल सेल फंगस होता है। चलिए, तो ये तो क्या एक बहुत ही मतलब कॉमन सा एग्जांपल हो गया। तो हम फूड बेवरेजेस में यूज़ करते हैं माइक्रोब्स का। सेकंड रहता है ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो जैसे क्या है, कुछ हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहता है ना, जैसे क्या है इंडस्ट्रीज में हम साइट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन करते हैं, है ना। और साइट्रिक एसिड क्या है, एक हमारा ऑर्गेनिक एसिड रहता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री लेवल की बात करें, तो वहाँ पे क्या है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो क्या है
प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि साइट्रिक एसिड। ओके, तो एग्जांपल्स है हमारे उन माइक्रोब्स के, एक तो हमारा एस्पेजिलस नाइगर हो गया, एसिटोबैक्टर एसिटी हो गया एंड लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं माइक्रोब्स के जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के नेचुरल बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। और ये क्या है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो इनमें क्या है, क्रूशियल रोल जो है प्ले करते हैं, उनको जो कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, तो ये हमारे एंजाइम्स होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल एंजाइम्स के प्रोडक्शन में। तो देखिए, जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो क्या एंजाइम्स प्रोड्यूस करते तो हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि और मतलब ये क्या है, एंजाइम्स का जो है प्रोडक्शन करें या फिर और मतलब अच्छी क्वालिटी के एंजाइम्स का प्रोडक्शन करें, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफ़र मेथड का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो क्या एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके अंदर हम क्या है, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं उनके जीनोम के अंदर, है ना। तो इसको हम सेफ जीन ट्रांसफ़र मेथड बोलते हैं। तो जब हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं उसके जीनोम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो उसे कोई हार्म नहीं होता है, यानी वो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो मरता नहीं है, बस उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जीन ट्रांसफ़र की वजह से। तो वो क्या है, जो एंजाइम्स का जो प्रोडक्शन होता है तो वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसमें क्या है, फंगल एमाइलेज ये हमारा एक एग्जाम्पल होता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका एग्जांपल बहुत ही कॉमन सा है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, है ना। तो ये क्या एक फंगस होता है जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है। तो इसी से क्या है, जो हमारी फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, तो उसको क्या इसी से एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो बहुत ही मतलब ये कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन। तो देखिए विटामिन वैसे तो हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते ही हैं, है ना। कुछ जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी खुद से भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं तो वो क्या है, ह्यूमन और एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मतलब पाए जाते हैं, और वो क्या है, कुछ एसेंशियल विटामिन प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, जैसे कि विटामिन के। ये क्या एक एसेंशियल विटामिन्स होती है जो क्या है माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ओके, इसके अलावा भी वो बहुत सारे मतलब अलग अलग केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, बायोटिन हो गया, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया। इसके अलावा भी है काफ़ी सारे। तो इस तरह के जो केमिकल सब्सटेंस है तो उनका प्रोडक्शन तो करते ही हैं जो माइक्रोब्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन के का भी जो प्रोडक्शन करते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो इसमें क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो हम एक प्रोसेस देखेंगे कि जो हमें क्या है, किसी माइक्रोब से अगर हमें किसी एंजाइम का प्रोडक्शन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, मतलब क्या फर्दर स्टेप्स होते हैं। और सेकंड थिंग, जब ये टॉपिक हमारा खत्म होगा तो इसके बाद हम 3-4 तरह के जो एंजाइम्स होते हैं एमाइलेज वगैरह, तो उनका हम एक्चुअल में प्रोडक्शन देखेंगे, उनके कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि उनका जो है एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता कैसे है, साथ में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनके प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हम बहुत सारी चीज़ें आगे जाके देखेंगे, लेकिन पहले क्या हम उसकी प्रोसेस देखने वाले हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में प्रोडक्शन जब एंजाइम्स का किया जाता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एंजाइम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग हैव प्रोपेल्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी। तो जो एंजाइम टेक्नोलॉजी रहती है तो इसका जो है कंट्रीब्यूशन क्या है, वेरियस टाइप के फील्ड में होता है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, कुछ जो प्रोसेस इंजीनियरिंग रहती है तो उसमें भी क्या है, जो एंजाइम टेक्नोलॉजी उसका काफ़ी यूज किया जाता है। ओके, माइक्रोबियल एंजाइम्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फ्रॉम सेंचुरीज विद अर्ली इंस्टेंसेस लाइक टाका डिजीज इन 1896। जो माइक्रोबियल एंजाइम्स रहते हैं तो इनका जो यूज है वो काफ़ी सेंचुरीज पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। इसके अलावा क्या है, जब टाका डिजीज आई थी 1896 में तब इसका मतलब असली यूज देखा गया था। अब टाका डिजीज देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, हम यहाँ पे बेरी वेरी की बात कर रहे हैं, जो बेरी वेरी डिजीज होती है। तो ये क्या है, जो विटामिन B1 की जो डेफिशिएंसी रहती है तो उसकी वजह से क्या है बेरी वेरी डिजीज कॉज हो जाती है ना। तो इसको हम टाका डिजीज भी बोलते हैं, जो कि 1896 में आई थी। तो उस टाइम पे क्या है, माइक्रोबियल एंजाइम्स का काफ़ी यूज किया गया था उसको ट्रीट करने के लिए। चलिए स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स के लिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा, सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम एक बेस्ट ऑर्गेनिज्म को चूज करते हैं, है ना, जिससे क्या है हमें एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाना है। तो पहले तो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद क्या है, सेकंड हमारी जो स्टेप होगा वो होगा यूज टेक्निक्स लाइक म्यूटेजेंस एंड यूवी रेज। तो ऑर्गेनिज्म को जो सिलेक्ट करने के लिए क्या हम म्यूटेजेंस टेक्निक का यूज कर सकते हैं या फिर यूवी रेज का भी यूज कर सकते हैं।
म्यूटेजेंस बेसिकली क्या रहता है, तो ये क्या एक तरह के सब्सटेंस या फिर हम एक तरह के एजेंट्स बोल सकते हैं। तो ये क्या चेंजेस को कॉज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर, तो इस चीज़ को हम म्यूटेजेंस बोलते हैं। इसमें यूवी रेज का भी यूज किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रिपेयर एन इनोकुलम इन अ लिक्विड मीडियम आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म। तो इसके बाद क्या है, जब हम ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इस ऑर्गेनिज्म से हमें एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाना है, तो हम क्या करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है एक कल्चर तैयार करते हैं लिक्विड के अंदर, मतलब एक तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं ताकि वो खाना खाएगा और मतलब एंजाइम्स का प्रोडक्शन करेगा, है ना। तो इस चीज़ को हम इनोकुलम बोलते हैं। इस वर्ड को देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, ओके। तो एक तरह का हम मीडियम बनाते हैं या फिर एक तरह का कल्चर बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज्म को हमें रखना है। चलिए, ऑर्गेनिज्म को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या है, हम एक फॉर्मुलेशन जो है या फिर हम एक मीडियम का फॉर्मुलेशन करेंगे या फिर हम मीडियम को क्रिएट करेंगे। मीडियम का मतलब कुछ नहीं है, जो ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे हम रखते हैं, जहाँ वो खाना पीना खाता है, तो उसी को हम जो है मीडियम बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो क्या है, जो हम कल्चर मीडियम बनाएंगे तो उसके अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, तो हम सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कल्चर मीडियम के अंदर रखेंगे ताकि वो उसे खा सके वहाँ पे प्रॉपर तरीके से और वो ग्रो हो सके, और साथ में क्या जो एंजाइम का प्रोडक्शन है वो भी वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो जो भी हम उसके लिए मीडियम रखेंगे, कल्चर मीडियम रखेंगे, तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है यूज कॉमन सबस्ट्रेट्स लाइक स्टार्च, हाइड्रोलाइसिस, मोलेसेस, कॉर्न स्टिप लिक्विड etc। ओके, तो ये क्या मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हम स्टार्च को, हाइड्रोलाइसिस को, है ना, मोलेसेस को, या फिर जो कॉर्न स्टिप लिक्विड रहता है तो उसका हम यूज कर सकते हैं जो कल्चर मीडियम होता है उसको बनाने के लिए। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो अब बारी आती है जब हमने क्या है ऑर्गेनिज्म को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए हमने कल्चर मीडियम को प्रिपेयर कर लिया ताकि वो प्रॉपर तरीके से खा पी के ग्रो हो सके और एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सके। अब बारी है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की, कि चलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो प्रॉपर तरीके से खा पी रहा है, अब वो एंजाइम प्रोडक्शन कैसे करेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में हम क्या करते हैं कि अगर क्या हमें किसी एंजाइम को प्रोड्यूस करना है, अब चाहे तो हम बैच के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम कंटिन्यूस फर्मेंटेशन से कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमें जो एनवायरनमेंट रहता है वो क्लीन और क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, है ना। और जो भी वहाँ पे जो मटेरियल रखा हुआ है, जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज होनी चाहिए, है ना, जो भी चीज़ें हैं। और अगर हम फर्मेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मिक्सचर वगैरह होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, हम क्या है जो कंडीशंस रहती हैं तो वो क्या है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जो माइक्रोब्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सके और एंजाइम्स को जो है प्रोड्यूस कर सके प्रॉपर तरीके से। और वहाँ पे क्या है बेसिकली जब क्या फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या है फॉर्म वगैरह बनता है ना, उसमें जो झाग बनने लगते हैं, तो हम उसमें क्या है एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का यूज करते हैं ताकि उसमें फॉर्म ना बने ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी रहती है। और सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो यूजुअली जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो वो क्या है 2 से 7 दिन तक चलती है, और 2 से 7 दिन के बाद वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और इतने टाइम बाद क्या है जो माइक्रोब्स होते हैं वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली बस कुछ भी नहीं है इसमें, हम फर्मेंटेशन की टेक्निक्स को यूज करते हैं एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो चलती रहती है। और इसके साथ साथ क्या है जो मेन चीज़ है, जो मेन एंजाइम है वो तो बनता ही है, उसके साथ क्या है कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी जो है फॉर्म हो जाते हैं मेन एंजाइम्स के साथ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको तो अलग कर दिया जाता है प्यूरिफिकेशन के टाइम पे। तो सबसे लास्ट हमारा जो स्टेप है वो यही है कि हम क्या प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट, तो हम क्या है उसमें से एंजाइम को रिकवर करेंगे, एंजाइम्स को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या है एंजाइम्स का हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। इसमें 2 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रिकवरी कैसे करनी है एंजाइम्स की, तो उसके लिए क्या हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। कोई भी मेथड क्या इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, वो एंजाइम का टाइप क्या है और उसकी डिजायर प्योरिटी क्या है ना, कि उसे हमें प्योर कैसे करना है। तो उसके बेसिस पे क्या है मेथड्स का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, तो ये क्या है ईजी तरीके से रिकवर हो जाते हैं। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो आसानी से हम क्या है उसमें से रिकवर कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं। लेकिन बात करें अगर हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, तो वो क्या थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उनको करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए जो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं तो उसके लिए हमें सेल डिसरप्शन टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे सोनिकेशन हो गया, हाई प्रेशर या फिर ग्लास बीड्स हो गया। तो इस तरह की जो टेक्निक्स होते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं जब हमें क्या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को जो है रिकवर करना रहता है। ओके,
सबसे लास्ट हम बात करें पॉइंट की, तो लाइसिंग बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी डन विद लाइसोजाइम एंड ईस्ट सेल विद द डी ग्लूकोनेज एंजाइम्स। ओके, तो अगर क्या हमें बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है डैमेज करना है, जो आउटर लेयर रहती है ना, तो इसके लिए क्या हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं, है ना। तो इस सब्सटेंस का यूज किया जाता है। ये क्या एक तरह की मतलब चाबी की तरह समझ लो, जो क्या है किसी दरवाजे को अनलॉक कर देती है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है तो उसको हम एक दरवाजा मान लें, तो जो लाइसोजाइम होता है तो वो क्या एक चाबी की तरह काम करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है तो उसको क्या एक दरवाजे की तरह ओपन कर देता है। तो उसी की तरह से सेम क्या है, अगर हमें ईस्ट सेल की जो आउटर लेयर रहती है उसको हमें ब्रेक डाउन करना है, तो हम उसके लिए क्या एक एंजाइम का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डी ग्लूकानेस एंजाइम। ओके, तो ये क्या करता है, एक सब्सटेंस होता है जिसे हम ग्लूकैन बोलते हैं, जो कि ईस्ट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या है ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से जो ईस्ट सेल होती है तो वो क्या है वीक पड़ जाती है और वो क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में भी जो है डिवाइड हो सकती है। ओके, तो ये मतलब कुछ बेसिक से तरीके रहते हैं, इस तरीके से क्या है हम एंजाइम्स का जब प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, और यहाँ पे क्या एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं तो किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या है बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनोक्यूलम को प्रिपेयर करते हैं, तो ये क्या एक तरह का छोटा सा मीडियम होता है, मतलब कुछ जो अमाउंट होता है माइक्रोब्स का, तो उसके लिए पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद क्या है मतलब एक इनोक्यूलम को जो है डेवलप किया जाता है कि उसमें हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मीडियम कल्चर रहता है, तो जिसे खा के जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या ग्रो करेंगे। ओके, तो उसे तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद जो माइक्रोब्स होते हैं तो उनको क्या इसके अंदर रखा जाता है ना। मतलब एक छोटा बैच होता है ये बहुत ही, जिसमें क्या है कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं तो उन्हीं को हम जो तैयार करते हैं, है ना। इसके बाद क्या है जब पूरे तरीके से वो तैयार हो जाते हैं तो हम क्या उनको शिफ्ट कर देते हैं इनोकुलेशन टैंक में। तो ये क्या आप इसे थोड़ा सा बड़े साइज़ का मान लो कि इसमें क्या है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या है जो माइक्रोब्स होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद क्या है जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, यहाँ पे जो पूरे तरीके से वो डेवलप हो जाते हैं, तो इनको निकाल के क्या फर्मेंटर के अंदर डाल दिया जाता है। फर्मेंटर क्या एक बहुत बड़ा मतलब वेसल होता है ना। उसमें क्या है मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि एसेंशियल रहते हैं ग्रोथ के लिए, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है फर्मेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फर्मेंटर में जाके जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, तो जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। कई बार क्या रहता है कि जो एंजाइम होते हैं तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी सेल्स के अंदर जो बनते हैं, तो जब उनके सेल्स के अंदर बनेंगे तो हमें क्या उन्हें निकालना पड़ेगा, एंजाइम्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेल डिसरप्शन जो टेक्निक होती है, एक मैकेनिकल टेक्निक होती है, इसका हम यूज करते हैं। तो जो सेल्स होती हैं माइक्रोब्स की, तो उनके अंदर से क्या एंजाइम्स को निकाला जाता है इस टेक्निक से, और इसे निकालने के बाद उसे फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद उसमें से जो न्यूक्लिक एसिड की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको क्या रिमूव किया जाता है न्यूक्लिक एसिड को, और इसके बाद क्या सॉल्ट से ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फिर उसका फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन किया जाता है एंजाइम का। उसके बाद उसे फ्रीज ड्राइंग किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है फ्रीजिंग वाले मेथड से, और सबसे लास्ट में जो एंजाइम पाउडर बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया जाता है और बड़े लेवल तक पहुंचा जाता है। इसके बाद क्या है ये कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पे जाके सबसे लास्ट में एंजाइम का जो पाउडर है वो बन के तैयार हो जाता है। इस पाउडर को हम जो यूज कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के फील्ड में। ओके, तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे। अब ये जो हमने प्रोसेस देख ली है कि मतलब इस तरीके से एंजाइम का प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स के द्वारा, है ना, और हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके हम भी जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं एंजाइम्स का, और वो भी बड़े स्केल पे। तो ये तो क्या है कि हमने स्टार्टिंग देख ली। अब क्या हम कुछ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3-4 तरह के एंजाइम्स हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्हें जो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।